तो देखो बच्चों, यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूं, मतलब हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ चुके हैं, है ना, इक्विलिब्रियम भी पढ़ चुके हैं। तो अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमें एग्जाम में बन बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो आपको मान लीजिए इस तरीके से दिया है। जैसे मान लीजिए आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा है, हमने पढ़ा था 3 टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। मैंने सबको चेक करने का तरीका ही बताया, और पॉइंट्स कैसे निकाले जाते हैं इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करने के लिए, किन पॉइंट्स पे इक्विलिब्रियम है वो भी मैंने आपको बताया था। तो लेट्स सपोज आपको क्वेश्चन दिया है कि पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया है, एक्स की पावर 4 माइनस 5x², और आपसे बोला गया इसमें कि बच्चों फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, कि एक्स की कौन कौन सी वैल्यू है जिन पर आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। और जितने भी पॉइंट्स इक्विलिब्रियम के, उनको ये भी बताना है कि किस टाइप के, एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, और हर पॉइंट पे किस टाइप का इक्विलिब्रियम है वो भी आपको बताना, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। चलिए, तो इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो मैंने आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम जिन भी पॉइंट्स पे होगा, वहां पे जो स्लोप होगा u वर्सेस x वाले में, फंक्शन में, वो स्लोप क्या होता है बच्चों, 0, है ना। ये आपको याद होगा इक्विलिब्रियम जब मैंने आपको पढ़ाया था। तो उसको चेक करने का तरीका क्या है, पॉइंट्स को निकालने का, कि du/dx जो है उसको इक्वल टू 0 कर दो। फिर du/dx है तो ये हो जाएगा आपका कितना बच्चों, अगर आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये 4x³ हो जाएगा, माइनस 10x हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो x कॉमन ले लो, तो ये बचेगा 4x² माइनस 10 इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू तो x का एक पॉइंट आ जाएगा बच्चों, x इक्वल टू 0। और दूसरा आप इसको सॉल्व करो, 4x² माइनस 10 को इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने पे x की दो वैल्यूज और आएंगी जहां पे इक्विलिब्रियम है। तो ये सॉल्व करोगे तो ये x² इज इक्वल टू 10/4 विच इज इक्वल टू 5/2, है ना। और x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √5/2। मतलब तीन वैल्यूज आ रही हैं x की, तीन पॉइंट्स हैं। इस तरीके के पोटेंशियल एनर्जी में तीन पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे इक्विलिब्रियम मिलेगा, एक x इक्वल टू 0 पर, एक x इक्वल टू प्लस 5/√5/2 पर, और एक माइनस √5/2 पर, है ना बच्चों। अब हम चेक करते हैं तीनों पॉइंट्स को कि किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम कैसा है। हमें ये भी तो बताना है कि टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है। तो देखो बच्चों कैसे निकालेंगे, तो आपको डबल डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, है ना, ये भी हमने सीखा था। तो d2u/dx², तो एक बार डिफरेंशिएट किया था तो ये आंसर आया था, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो तो देखो कितना आएगा, 3 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12x² माइनस 10, है ना। x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, तो ये हमने डबल डिफरेंशिएशन कर लिया। अब हम कहाँ कहाँ चेक करेंगे बच्चों, x इक्वल टू 0 पे चेक करो, यानी इसकी वैल्यू जो है कितने, कौन से पॉइंट्स पे निकालें हम, x इक्वल टू 0 पर। तो यहाँ पे अगर x इक्वल टू 0 लिखते हैं तो -10 मिलता है, विच इज लेस देन 0। और बच्चों अगर लेस देन 0 है तो मैक्सिमा है, और मैक्सिमा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो वहां पे आपका इक्विलिब्रियम जो है अनस्टेबल होता है ना। मैक्सिमा पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो अनस्टेबल होती है। तो हम ये लिख सकते हैं कि एट x इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल। तो यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा बच्चों, कहां पर, x इक्वल टू 0 पर। फिर आप इसको चेक करो +5√5/2 पर, तो d2u/dx² की वैल्यू हम x इक्वल टू +5/√2 पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू जरा डालो आप, +5/2, रूट, तो रूट हट जाएगा, तो ये 5/2, तो ये 6 बच्चों, -10, तो 30 - 10, तो ये आ गया 20। तो 20 इज ग्रेटर देन 0, तो ये ग्रेटर देन 0 है बच्चों। और जब ग्रेटर देन 0 होता है, डबल डिफरेंशिएशन चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया था, तो वहां पर क्या मिलता है स्टूडेंट्स, वहां पर आपको कैसा वो मिलता है, मतलब मिनिमा मिलता है ना। और मिनिमा मिलेगा तो जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, वहां पे आपको क्या मिलेगा बच्चों, स्टेबल इक्विलिब्रियम।
तो √5/2 प्लस √5/2 स्टेबल है। अच्छा, अगर आप -5 √5/2 भी करोगे ना, तो यहाँ पे उसका स्क्वायर होना है, तो फिर से यही आंसर आएगा। यानी प्लस माइनस जो भी आप लिखो, +√5/2 या -√5/2, आपको आंसर यही मिलेगा। यानी कि एट x इज इक्वल्स टू +-√5/2 दोनों जगहों पर जो है वो आपका क्या मिलेगा बच्चों, इक्विलिब्रियम जो होगा वो स्टेबल होगा। इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। तो ऐसे करके आप बता सकते हो। और अगर आप चाहो तो मैथमेटिक्स में बच्चों आपको ग्राफ वगैरह भी पढ़ाए जाते हैं। तो ये इवन फंक्शन होता है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। तो ये ग्राफ अगर आप बना लो तो ग्राफ से भी समझ में आता है ना, उसके लिए आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए। नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे तो हम निकाल ही सकते हैं। तो अगर आपने ग्राफ ड्रॉ किया तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है इसका, ऐसे। तो देखो यहाँ दो पॉइंट जो है, -5 √5/2 और +√5/2 पर, वहां पर आपको पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मिल रही है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम के पॉइंट हो गए। और 0 पर देखो पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम मिल रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बच्चों, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है ना। इसको इवन फंक्शंस बोलते हैं, ऐसे ग्राफ बनते हैं ना। तो आप देख लीजिएगा, मैं तो जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ, है ना। तो जिनको ग्राफ बनाना भी आता है, ड्रॉ करना आता है, वो तो डायरेक्ट ग्राफ बना के भी आंसर बता सकते हो। नहीं आता है तो मैंने आपको पूरी प्रोसीजर बता दी है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। देखिए बच्चों, लेट सपोज आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपको दिया गया है 12x माइनस एक्स क्यूब, 12x माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3y। ये पोटेंशियल, अब x और y दोनों में वेरी कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको इक्विलिब्रियम बताना है, तो आपसे बोला गया कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, और वही एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना बच्चों। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखें। तो यहाँ पर अब x और y, अभी तक जो जितने सवाल आपने इक्विलिब्रियम में किए हैं उसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी वेरी कर रही थी, x में या फिर y में हो सकता है ना, ऐसे फंक्शन से। तो वो आसान होते हैं, उनको सॉल्व करना आप सीख चुके। अब ये ऐसा है कि आपके दोनों में वेरी कर रहा है, x में भी और y में भी, तो इनको थोड़ा अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स 0 होता है, तो आप तो फोर्स निकाल लो। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी है तो आप फोर्स निकाल सकते हो आसानी से, और अगर आपको फोर्स दिया है तो पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हो, है ना। मैंने आपको रिलेशन बताया था फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में। तो अगर फोर्स वेक्टर निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी दिया है और ये 2 डायमेंशन है, तो याद करो बच्चों, ऐसे लिख सकते थे हम, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप, है ना। याद करो, ये फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था। तो अगर आप इसका करोगे तो x वाले वेरिएबल होंगे और y कांस्टेंट होगा, तो आप u का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x और y को कांस्टेंट मानो, तो y क्यूब और 3y ये तो 0 हो जाएगा। 12x का डिफरेंशिएशन आएगा बच्चों कितना, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो इसका आएगा 12x का 12 माइनस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x² और y वाले विद रिस्पेक्ट टू x तो 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पे आई कैप बचेगा, है ना बच्चों। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे माइनस साइन यहाँ पे भी आ गया, फिर y के रेस्पेक्ट में करोगे तो x वाले 0 हो जाएंगे, सिर्फ किसका डिफरेंशिएशन होगा, y का, तो ये 3y² होगा -3 हो जाएगा, है ना बच्चों, इस तरीके से। और ये आ जाएगा j कैप। मतलब आप ये देखो तो इस फोर्स वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हो, x कॉम्पोनेंट आई कैप प्लस y कॉम्पोनेंट j कैप। अब कंपेयर करो तो x कॉम्पोनेंट की जो वैल्यू है वो कितनी है बच्चों, अगर आप देखोगे तो x कॉम्पोनेंट जो है वो है, अगर यहाँ पे देखें तो, क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम में निकालना है, फॉर इक्विलिब्रियम जो x में फोर्स है या y में फोर्स है वो दोनों 0 होना चाहिए ना बच्चों इक्विलिब्रियम के लिए। तो फॉर इक्विलिब्रियम नेट फोर्स इन x और नेट फोर्स इन y दोनों 0 होना चाहिए, तो हम यहाँ पे नेट फोर्स इन x डायरेक्शन 0 करते हैं। अच्छा 0 कर दो तो ये माइनस भी 0 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12 इज इक्वल्स टू 3x² आ जाएगा, है ना बच्चों।
तो यहां से देखो x की वैल्यू कितनी आएगी, ये 4 हो जाएगा प्लस माइनस 2, यानी x पे नेट फोर्स तब जीरो होता है x डायरेक्शन में, या तो x की वैल्यू 2 हो या x की वैल्यू -2, ये हमें समझ में आता है। और y पर नेट फोर्स कब जीरो होता है, तो Fy जीरो करके देखो, तो इसके लिए भी हमें रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे देखो ये माइनस साइन उधर, तो 3y² -3, तो उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3y² इक्वल टू 3 है ना बच्चों, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो y की वैल्यू आ जाएगी +-1, यानी y में नेट फोर्स कब जीरो होता है, जब y की वैल्यू +1 हो या फिर -1 हो। तो आप खुद सोचो, नेट फोर्स इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि नेट फोर्स हर जगह पे कैसा हो, हर जगह पे कैसा हो, जीरो हो भाई, तभी तो उसको इक्विलिब्रियम बोलेंगे, एक्स में भी और वाई में भी। तो ऐसे कितने पॉइंट्स पॉसिबल हैं, तो आप यहाँ पे देखो 4 कोऑर्डिनेट्स बना सकते हो, एक +2 -1 वाला, एक +2 +1 वाला, एक -2 +1 वाला, और एक -2 -1 वाला। देखो 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो अगर हम यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनाए तो जहां पे fx fy दोनों जीरो हो जाए, वो कौन कौन से पॉइंट है, तो हमें 4 पॉइंट्स मिलेंगे जहां पे इक्विलिब्रियम है। ये अगर y एक्सिस बनाए, ये x एक्सिस बनाए, तो पहला पॉइंट मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, x की वैल्यू +2 और y की वैल्यू +1, तो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम का पॉइंट मिलेगा जो 2,1 वाला होगा। देखो फिर एक पॉइंट मिलेगा जहां पे -2 +1 होगा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, तो -2,1 वाला पॉइंट भी इक्विलिब्रियम है। तो हमें 4 पॉइंट्स मिलेंगे बच्चों इक्विलिब्रियम के। फिर एक थर्ड क्वाड्रेंट में होगा -2 -1 वाला, तो -2 -1, और एक फोर्थ पॉइंट होगा इक्विलिब्रियम वाला जो आपका होगा बच्चों +2 और -1, तो +2 -1 वाला। देखो तो हमें 4 पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम मिलते हैं इनके कॉम्बिनेशन से, क्योंकि 2 पर x वाला फोर्स जीरो हो जाएगा और 1 पर y वाला हो जाएगा। वैसे यहाँ -2 पे तो नेट फोर्स क्या रहेगा, x और y दोनों ही डायरेक्शन में बच्चों, दोनों ही जीरो रहेंगे, तो नेट फोर्स आपके जीरो हो जाएंगे। इसका मतलब आप लिख सकते हो कि देयर आर 4 पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इस वाले सवाल में कितने पॉइंट्स इक्विलिब्रियम के, 4 पॉइंट्स है, जहां पर x और y दोनों में क्या हो जाएंगे बच्चों, आपको नेट फोर्स जीरो मिल जाएगा, x में भी और y में भी, तो नेट फोर्स जीरो। अब लेकिन हमें ये बताना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल। अच्छा बच्चों, इसके लिए आपको ये बात ध्यान देनी है कि कई बार इक्विलिब्रियम में ऐसा होता है कि अगर आप x एक्सिस में जाएंगे तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो, और y एक्सिस में जाओगे तो स्टेबल हो, या फिर दोनों जगह स्टेबल हो या फिर दोनों जगह अनस्टेबल हो। यानी स्टेबल और अनस्टेबल जो है वो एक्सिस पे डिपेंड करते हैं कि आप एक्स एक्सिस में जा रहे हो कि वाई एक्सिस में जा रहे हो। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि ओवरऑल अनस्टेबल या ओवरऑल स्टेबल है ना, मतलब एक्सिस पे डिपेंड करता है, जिस रास्ते पे आप जा रहे हो, अगर एक्स में जा रहे हो तो स्टेबल भी हो सकता है, और वाई में जा रहे हो तो अनस्टेबल भी हो सकता है, या दोनों स्टेबल हो सकते हैं एक्स और वाई में, या फिर दोनों अनस्टेबल हो सकते हैं। तो आपको मैं ये कह रहा हूं कि एक्सिस के हिसाब से स्टेबिलिटी भी डिफाइन होती है कि आप कौन सी एक्सिस पे जा रहे हैं। जैसे हम इस केस में करके देखते हैं, इन चारों पॉइंट्स पे हम चेक करेंगे, है ना बच्चों। तो देखो मैं यहाँ पे अगर निकालूं तो एक्स एक्सिस में अगर मुझे चेक करना है तो मुझे एक्स एक्सिस में डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ये जो आपने एक बार एक्स का डिफरेंशिएशन किया ना बच्चों, इसका 2 बार करो, del2u/del x²। देखो 2 बार जब आप डिफरेंशिएशन करोगे एक्स में, तो एक तो ये डिफरेंशिएशन हुआ था 12 - 3x², एक बार और डिफरेंशिएशन करो तो 12 का 0 हो जाएगा, और x 3 - 3x² का 2 बार तो -6x आएगा, तो ये आएगा -6x। अब 2 पॉइंट्स हैं x में जहां पे इक्विलिब्रियम है, तो देखो वो दोनों x में स्टेबल है कि नहीं, तो एक +2 है और एक -2 है। तो अगर हम दोनों को बच्चों यहाँ पे पुट करते हैं भाई, d2u/dx², और यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो +2 करते हैं, तो ये आ जाएगा -12, और -12 इज लेस देन 0। तो ये कौन सा हो जाएगा बच्चों, लेस देन 0 है तो ये मैक्सिमा है, मैक्सिमा है तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो बच्चों फिर अगर हम और चेक करें तो हम यहाँ पे d2u/dx² में x की वैल्यू -2 रखो, तो ये आ जाएगा +12 विच इज ग्रेटर देन 0। तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों, स्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी -2 वाला पॉइंट जो है x में वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, मतलब x में अगर आप डिस्प्लेस करोगे तो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, तो x में स्टेबल है। और +2 वाले में x में क्या है बच्चों, अनस्टेबल है। तो यहाँ पे हम लिखते भी चलते हैं साथ साथ ताकि कोई दिक्कत ना हो, कंफ्यूजन ना हो।
देखो +2 वाला जहां जहां x की वैल्यू +2 है, x एक्सिस में वहां वहां कौन सा इक्विलिब्रियम पाया जाएगा बच्चों? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पाया जाएगा। देखो +2 यहां पर है, तो इस x एक्सिस में आपका जो इक्विलिब्रियम है वो अनस्टेबल है। x एक्सिस के पैरेलल में x एक्सिस बता रहा हूं, तो ये अनस्टेबल है x एक्सिस में। फिर देखो ये +2 वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे भी x एक्सिस में अनस्टेबल है, अनस्टेबल है बच्चों। वैसे यहाँ पे देखो तो यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा। -2 वाले x वाले पॉइंट पर x की वैल्यू जहां -2 है वहां पे x एक्सिस में स्टेबल इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बच्चों, स्टेबल इक्विलिब्रियम इन x एक्सिस। देखिए तो ये मैंने आपको लिख दिया स्टेबल एंड अनस्टेबल। तो हमने x एक्सिस की कहानी समझ ली। अगर हम फिर y एक्सिस में देखें तो हमें del 2u बाई del y स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो देखो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करो, तो ये 6y आ जाएगा, है ना बच्चों, 6y। अब आप वैल्यूज पुट करें, del 2u बाई del y स्क्वायर, और अगर आप y इज इक्वल टू +1 पे देखेंगे तो इसकी वैल्यू 6 आएगी, विच इज ग्रेटर देन 0। और ग्रेटर देन 0 मतलब आपका क्या बन रहा है बच्चों, मिनिमा। मिनिमा का मतलब ये कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल। यानी y एक्सिस में जहां +1 है y की वैल्यू, तो y एक्सिस में वहां स्टेबिलिटी है। जबकि अगर हम माइनस रखेंगे तो यहाँ पे y इज इक्वल टू -1 रखेंगे, तो ये आपका आएगा -6। तो देखो बच्चों यहाँ पे ये लेस देन 0 हो जाएगा, तो ये मिनिमा बनेगा, मतलब अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। तो y की वैल्यू जहां -1 है वहां अनस्टेबल है, और y की वैल्यू जहां पर +1 है वहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम इन y एक्सिस। x एक्सिस में स्टेबिलिटी अलग है, y एक्सिस में स्टेबिलिटी अलग है ना। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं, जहां पे +1 है वहां पे जो इक्विलिब्रियम है y में स्टेबल इक्विलिब्रियम है इन y एक्सिस। आप x एक्सिस का नहीं बोलते, देखो x एक्सिस में अलग स्टेबिलिटी है और y एक्सिस में अलग स्टेबिलिटी है, ये बात आपको समझनी है। यहाँ पे भी +1 है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बच्चों, स्टेबल। यहाँ पे देखो दोनों ही स्टेबल है। आप चाहे तो कहां पे इक्विलिब्रियम देखें, x एक्सिस में, चाहे तो कहां पे देखें, y एक्सिस में। दोनों ही जगह जो है दोनों ही जगह स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा आपको। वैसे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर -1 है, तो -1 जहां y एक्सिस है वहां पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा इन y एक्सिस। और यहाँ पर जो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा इन y एक्सिस। तो देखो यहाँ पे दोनों ही x एक्सिस और फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों x एक्सिस और y एक्सिस दोनों में अनस्टेबिलिटी है, सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों में स्टेबिलिटी है, और फर्स्ट और में एक में स्टेबल है एक में अनस्टेबल है। तो मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि हमेशा अगर एक एक्सिस में स्टेबिलिटी है तो आप ऐसा नहीं समझना कि पूरी हर एक्सिस में स्टेबिलिटी मिलेगी आपको, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अलग अलग एक्सिस में अलग अलग स्टेबिलिटी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप चाहें तो चेक करें। और इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है बच्चों, जब हम इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ेंगे ना 12th क्लास में, तब आपको बहुत क्लैरिटी से समझ में आएगा कि अलग अलग एक्सिस में अलग अलग स्टेबिलिटी कैसे होती है, वहां पे हम चेक करेंगे जब, है ना। अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूं क्योंकि उसके लिए आपको चार्जेस वगैरह बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। तो हम वो इलेक्ट्रोस्टैट्स में जब 12th क्लास में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि अलग अलग एक्सिस में स्टेबिलिटी कैसे अलग अलग होती है। तो वहां पे उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको मिलेगा। अभी तो आप ऐसा समझ लें कि जो स्टेबिलिटी होती है वो एक्सिस पे भी डिपेंड करती है। तो हर एक्सिस पे अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक्सिस पे स्टेबिलिटी है, वो अलग एक्सिस पे अनस्टेबल भी हो सकता है ना। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए अच्छे से। तो एक अच्छा सवाल था जो मैंने आपको ये बताया। तो इसमें बहुत सारे जो है कॉन्सेप्ट बच्चों के क्लियर हो जाते हैं ना। तो इस तरीके का मैं एक ही सवाल करा रहा हूँ आपको, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहें, आपको बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे। तो देखिए बच्चों और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। तो कॉन्सेप्ट वगैरह तो हम पहले ही देख चुके हैं, हम अब सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और देखो और अच्छे अच्छे सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको एनर्जी कंजर्वेशन से भी अच्छे सवाल आ सकते हैं, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। देखो मैं आपको एक सवाल यहाँ पे देता हूँ। मान लीजिए बच्चों की ये ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर h हाइट ऊपर जो है एक ब्लॉक है जिसका मास 2m है, और यहां से एक उसमें स्प्रिंग लगी हुई है। स्प्रिंग अभी अपनी नेचुरल लेंथ में है जब ये ऊपर है, और उसके ऊपर से एक और ब्लॉक अटैच है
जो m मास का है, नीचे वाला ब्लॉक 2m मास का है, ऊपर वाला ब्लॉक जो है बच्चों वो m मास का है ना, ये आपको बोला गया है। और h हाइट ऊपर से इस अरेंजमेंट को जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ भी थी वहां से इसको रिलीज किया जाता है, और इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो आपको बोला गया है कि k है ना। अब रिलीज किया जाता है तो ये ग्राउंड पे आके टकराएगा, 2m मास ग्राउंड पे आके टकराएगा ना बच्चों। तो ये कहा गया जैसे ही ये ग्राउंड के ऊपर टकराएगा तो ये ग्राउंड से चिपक जाएगा, 2m वाला मास जो है वो ग्राउंड से चिपक जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, मैं लिख भी देता हूं कि 2m मास will will stick will stick to the ground will stick to the ground after colliding तो जैसे ही ग्राउंड से वो कोलाइड करता है बच्चों, वैसे ही आपका जो मास है 2m वो स्टिक कर जाता है ग्राउंड से, है ना। फिर आपसे बोला जा रहा है फुल स्टॉप फाइंड द वैल्यू ऑफ h, find the value of h, find the value of h so that 2m mass just lift up from the ground तो इस सवाल को थोड़ा समझें, बच्चों का उन्होंने सवाल ही समझ में नहीं आता है। तो जैसे ये नीचे आया बच्चों तो 2m मास तो यहाँ पे रुक गया, फिर ये m मास इसको दबाएगा 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 दबाएगा, जब तक ये हवा में थे दोनों फ्री फॉल कर रहे थे, तो इसका भी एक्सेलरेशन g था, इसका भी एक्सेलरेशन g था, तो नेचुरल लेंथ बनी रही स्प्रिंग की, है ना बच्चों। यहाँ से इसको इस सिस्टम को रिलीज किया गया था, तब तक नेचुरल लेंथ में कोई दिक्कत नहीं आया, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में ही थी, क्योंकि इसका भी एक्सेलरेशन g था, इसका भी एक्सेलरेशन g था। लेकिन जैसे ये ग्राउंड से टकराएंगे तो फिर ये m मास इसको दबाएगा, ऐसे दबाएगा, क्योंकि m मास की वेलोसिटी है, और 2m जो है वो ग्राउंड से चिपक गया यहाँ पर। लेकिन उसके बाद फिर m मास कुछ हद तक इसको दबाएगा, फिर स्प्रिंग जो है वो ऊपर फोर्स लगाएगा, तो m मास जो है वो ऊपर की तरफ उठेगा। तो m मास अगर ऊपर की तरफ उठे तो एक पर्टिकुलर हाइट से अगर आप फेंकोगे तो ऐसा होगा कि ये 2m मास जो है वो भी ग्राउंड से उठ सकता है। तो आपको ये बताना है कि h हाइट कितनी हो, h हाइट की वैल्यू कितनी होगी कम से कम कि 2m जो है वो जस्ट लिफ्ट ऑफ कर पाए। अगर उससे ज्यादा हाइट से फेंकोगे तो लिफ्ट ऑफ करेगा ही करेगा, लेकिन कम से कम कितनी वैल्यू होनी चाहिए h की ताकि 2m जो मास है वो जस्ट लिफ्ट ऑफ कर पाए, मतलब m मास जो है वो 2m मास को ऊपर खींच पाए और उसको ग्राउंड से उठा पाए। तो ये आपको बताना है, ये क्वेश्चन है ना। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। तो देखिए बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे इसको, थोड़ा और समझते हैं अच्छे से, है ना। हुआ क्या है कि ये जो 2m मास का ब्लॉक है भाई, जब ये ग्राउंड से टकराएगा नीचे तो ये ब्लॉक तो ग्राउंड पे अटक गया भाई, और ये अभी अपनी नेचुरल लेंथ है, ये जस्ट अभी ग्राउंड से टकराया बच्चों, अभी जस्ट ये ग्राउंड से टकराया, ये समझ लो आप, है ना, ऐसा समझ लो। अभी ये जो स्प्रिंग है ये अपनी स्प्रिंग जो है नेचुरल लेंथ पर रहेगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये m मास का है। तो ये नीचे दोनों जब नीचे आ रहे थे तो इसका भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g था, इसका भी g था, तो दोनों के बीच की जो दूरी है वो सेम रहेगी, दोनों सेम वेलोसिटी सेम एक्सेलरेशन से आ रहे हैं, तो स्प्रिंग जो है वो अपनी नेचुरल लेंथ में ही रहेगी, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। अब खुद सोचो जब ये 2m ग्राउंड से टकराया तो ये तो यहीं रह गया, उस समय इस m मास की रफ्तार क्या होगी आप खुद सोचें, आप बता सकते हो। इस समय पर जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे और 2m ग्राउंड से चिपक चुका है तो m मास की रफ्तार नीचे की तरफ रहेगी, कितनी रहेगी बच्चों आप बताइए। तो यहाँ पे देखो अगर 2m मास जो है वो h हाइट नीचे गिरा है और स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ बरकरार है, तो m मास भी तो कितने नीचे गिरा होगा, h हाइट नीचे गिरा होगा भाई। और ये तो रिलीज हुआ है ना, ड्रॉप हुआ है, ऐसा समझो ये वाला चीज जो है वो ड्रॉप हुआ है क्योंकि रिलीज किया गया है। तो आप खुद सोचें किसी पार्टिकल को जब ड्रॉप करते हैं तो h हाइट ड्रॉप होने के बाद उसके पास कितनी वेलोसिटी होती है, काइनेमेटिक्स याद करो, √2gh, √2gh। तो यहाँ पे जब ये ड्रॉप हुआ है और ये जस्ट टकरा चुका है और स्टिक कर चुका है ग्राउंड के साथ 2m, तब m मास की वेलोसिटी नीचे की तरफ है, और क्योंकि m मास भी h हाइट ड्रॉप हुआ है तो इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ कितनी रही होगी बच्चों, √2gh।
अब अगर आप खुद सोचो कि √2gh इसकी नीचे की तरफ हाइट है, तो ये रुकेगा थोड़ी ना इधर, 2m तो ग्राउंड से चिपक गया है, ये m मास का ब्लॉक और नीचे जाएगा, मतलब स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। देखो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, तो स्प्रिंग जो है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो इसकी रफ्तार घटेगी, इसकी रफ्तार घटेगी। फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा बच्चों, मैक्सिमम कंप्रेशन, जब इसकी रफ्तार क्या हो जाएगी, जीरो, नीचे आती हुई, यहाँ पे मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा इस स्प्रिंग में। लेकिन 2m अभी भी अटैच है ग्राउंड से, स्टिक किया हुआ है ग्राउंड को। अब क्योंकि kx जो है बच्चों, kx मैक्स जो है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा स्प्रिंग, तो अब ये क्योंकि इसकी रफ्तार जीरो है, तो ये फोर्स की डायरेक्शन मूव करेगा, तो ये ऊपर उठेगा, ऊपर। तो ऊपर जब उठेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये ऊपर उठ के नेचुरल लेंथ को भी क्रॉस करेगा, क्योंकि उसके पास रफ्तार आ जाएगी तब तक। और नेचुरल लेंथ के ऊपर जैसे ही क्रॉस करेगा तो इसमें जो स्प्रिंग फोर्स है, देखो बच्चों यहाँ पे 2m मास कब तक नहीं उठ सकता, क्योंकि 2mg जो है वो नीचे लग रहा है। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लगा ना, इस पे सरफेस पे आ गया है, तो 2mg। और स्प्रिंग फोर्स क्योंकि अभी ये स्प्रिंग दब रही है, तो अगर ऊपर वाले ब्लॉक पर स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो नीचे वाले ब्लॉक पर स्प्रिंग फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। लेकिन स्प्रिंग फोर्स और 2mg अभी नीचे ही लग रहा है, तो वो सरफेस के साथ बना रहेगा, है ना, कांटेक्ट में रहेगा 2m। अभी ये उठेगा नहीं, क्योंकि उसको उठाने के लिए ऊपर की तरफ फोर्स चाहिए। 2m वाले मास को उठाने के लिए बच्चों कहां फोर्स चाहिए, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ तो अभी फोर्स मिल नहीं रहा है, अभी दोनों फोर्स जो है वो नीचे है। लेकिन सोचो कि जब ये पार्टिकल ऐसे ऊपर जाएगा, तो यहां से नेचुरल लेंथ से पार्टिकल ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब ब्लॉक आएगा m मास का, तो इसकी रफ्तार फिर से मेंटेन हो जाएगी। क्यों मेंटेन हो जाएगी, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स लग रहा था, तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन था, तो इसकी स्पीड ऊपर की तरफ हुई। तो स्पीड ऊपर की तरफ है तो नेचुरल लेंथ पे रुकेगा नहीं, ये नेचुरल लेंथ से ऊपर जाएगा। और जैसे ही नेचुरल लेंथ से ऊपर जाएगा तो आपकी स्प्रिंग जो है वो इलांगेट कर जाएगी। और स्प्रिंग अगर इलांगेट कर गई तो अब इस m वाले मास पे फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, स्प्रिंग फोर्स, तो ये इस वाले पर ऊपर की तरफ लगेगा। अब देखो जैसे ही नेचुरल लेंथ को क्रॉस करेगा, तो एक स्प्रिंग फोर्स जो है बच्चों वो ऊपर लगने लगा। अब क्योंकि हमें 2mg को उठाना है, हमें किसको उठाना है बच्चों, 2mg वाले ब्लॉक को, तो स्प्रिंग फोर्स कम से कम कितना होना चाहिए 2m वाले ब्लॉक को उठाने के लिए। स्प्रिंग फोर्स आप खुद सोचो, ये इतना ऊपर जाना चाहिए कि कम से कम स्प्रिंग फोर्स कितना होना चाहिए बच्चों, 2mg। आप खुद सोचे भाई, स्प्रिंग फोर्स कम से कम 2mg होगा तभी तो इसको उठा पाएगा। 2mg से थोड़ा ही ज्यादा हुआ तो ये इसको उठा लेगा, अगर 2mg से कम हुआ तो फिर नहीं उठा पाएगा। ये दिक्कत है इसके साथ। यानी कि यहां पर स्प्रिंग को ऊपर कितना इलांगेट होना पड़ेगा, सोचो बच्चों, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स कम से कम कितना होना चाहिए, 2mg, तभी तो इसको उठा पाएगा। तो यहां पे भी स्प्रिंग तो इक्वल एंड अपोजिट है ना, मासलेस स्प्रिंग है, तो यहां पे भी स्प्रिंग फोर्स कितना होना चाहिए, 2mg। और मान लीजिए इलांगेशन x हुआ है, तो ये x की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे भाई, तो मैक्सिमम इलांगेशन जब इसको जस्ट लिफ्ट अप करेगा, इलांगेशन ऑफ स्प्रिंग व्हेन ब्लॉक जस्ट लिफ्ट अप, इलांगेशन, मिनिमम इलांगेशन ऑफ स्प्रिंग, मिनिमम कितना इलांगेशन चाहिए बच्चों, यहां पे मिनिमम भी लिख लो, मिनिमम इलांगेशन ऑफ स्प्रिंग टू जस्ट लिफ्ट up the block, the 2m mass block। अगर इसको जस्ट लिफ्ट करना है तो ये इलांगेशन कितना होना चाहिए, उसके लिए स्प्रिंग फोर्स कितना होना चाहिए बच्चों, जस्ट लिफ्ट ऑफ के लिए 2mg। और स्प्रिंग फोर्स को लिख सकते हो kx। तो जो मिनिमम इलांगेशन है x की वैल्यू वो कितनी होनी चाहिए, 2mg/k। भाई इतना x ऊपर जाएगा तभी तो उसको उठा पाएगा, नहीं तो उठा कैसे पाएगा। अब देखो बच्चों, यहां पे अगर v रफ्तार थी √2gh, तो जब ये पार्टिकल वापस इसको कंप्रेस करके इस ऊपर आएगा, तो स्प्रिंग फोर्स लग रहा था, तो जितना इसने कंप्रेस किया था काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हुई थी, वापस से उतनी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हुई। तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो भी कितनी रफ्तार से जाएगा, √2gh। अब क्योंकि केवल ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स ही लग रहा है, तो आप इस पोजीशन से ये वाली पोजीशन ले लो, कितनी बच्चों, इसको मान लेते हैं ए, और ये वाली पोजीशन ले लेते हैं बी। तो ए से बी में क्योंकि स्प्रिंग और ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, तो हम यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो ए से बी में एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर दो, तो आपको मिनिमम वैल्यू ऑफ एच मिल जाएगा, क्योंकि मिनिमम इलांगेशन अपन को ये चाहिए, तभी ये ब्लॉक उठ पाएगा। अगर इससे कम इलांगेशन है तो स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू जो है वो 2mg से कम होगा, तो फिर इस ब्लॉक को नहीं उठा सकता। स्प्रिंग फोर्स को किससे ज्यादा होना चाहिए इलांगेशन में, 2mg से ज्यादा होना चाहिए। तो ए से बी तक आप एनर्जी कंजर्व कर लो, तो टोटल एनर्जी एट ए मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी,
तो टोटल एनर्जी एट ए मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए कितना है बच्चों, उसकी रफ्तार कितनी है, √2gh। तो हाफ और मास जो है वो m है, और ये जो है नेचुरल लेंथ, इसको रेफरेंस लेवल ले लो, ग्राउंड के लिए भी रेफरेंस लेवल ले लो और उसके लिए भी रेफरेंस लेवल ले लो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो यहाँ पे हम हाफ एम वी स्क्वायर, तो v की वैल्यू है बच्चों √2gh, तो उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, तो यहाँ पे रेफरेंस लेवल है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी भाई, और प्लस आपका रेफरेंस लेवल नेचुरल लेंथ है ये, तो यहाँ पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी। तो यहाँ पे जाकर जब मिनिमम एलोंगेशन होगा तो रफ्तार कितनी होगी बच्चों, जीरो। अगर इससे ज्यादा रफ्तार रही तो ये और ऊपर जाएगा, एलोंगेशन और ज्यादा होगा, तो फिर ये तो उठना तय है। कम से कम कितना होना चाहिए, यहाँ पे रफ्तार जीरो होना चाहिए और मिनिमम एलोंगेशन इतना होना चाहिए। तो अगर इसकी वेलोसिटी है तो और एलोंगेशन हो जाएगा, तो कम से कम वेलोसिटी यहाँ पे जीरो होनी चाहिए। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बी पर जो है बच्चों वो जीरो हो जाएगी क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो चुकी है, और प्लस हम जस्ट लिफ्ट ऑफ की बात कर रहे हैं इसलिए, और प्लस यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो पोटेंशियल ग्रेविटेशन कितनी एनर्जी हो जाएगी बच्चों, mgx, क्योंकि रेफरेंस लेवल से x हाइट ऊपर है, तो हम लिखेंगे mgx, और प्लस स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, तो नेचुरल लेंथ से कितना इलोंगेशन है x, तो हाफ के एक्स स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हाफ m √2gh को करेंगे तो ये 2gh बच जाएगा, रूट हट जाएगा स्क्वायर से, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा mgx, x की वैल्यू देखो बच्चों दी हुई है 2mg/k, ये हमें पता है, और प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 4m²g² बाई कितना बच्चों, तो के स्क्वायर। तो यहाँ से के और ये के कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या भाई, 2 से ये 2, 4 कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा। और देख लो बच्चों, तो यहाँ से ये m और m, एक m बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो एक m हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा केवल gh। अच्छा g भी कैंसिल कर दो, तो ये g और ये आपका g, एक g और एक g यहाँ से भी कैंसिल, तो h हाइट निकालना था। तो मिनिमम हाइट जो चाहिए ताकि 2m मास जो है वो जस्ट लिफ्ट अप हो पाए, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए बच्चों, देखो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना 2mg/k, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2mg/k, तो देखो टोटल कितना आ जाएगा 4mg/k। तो 4mg/k इज द आंसर टू अवर प्रॉब्लम। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को, तो देखो बहुत बढ़िया सवाल, एनर्जी कंजर्वेशन भी आ गया, काइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट भी आ गया, फिर आपका इसमें दिमाग भी लगाना पड़ा, लॉजिक भी लगाना पड़ा, है ना, तो काफी चीजें इस सवाल में थी, तो ये अच्छा खासा सवाल माना जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि इसमें टेबल है, टेबल पर कुछ लेंथ जो चेन की है 2 मीटर लेंथ की चेन, वो टेबल के सरफेस के ऊपर है, और लटकी हुई जो चेन है वो टेबल पे कितनी मीटर में लटकी हुई है, 4 मीटर में, और फ्रिक्शन लेस सरफेस है। तो आप खुद सोचो, जब फ्रिक्शन लेस सरफेस से ये चेन रिलीज करोगे, छोड़ दोगे, तो ये चेन नीचे की तरफ भागेगी बच्चों, चेन नीचे की तरफ गिर जाएगी ना, ये तो हमें समझ में आता है। ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है, और टोटल मास जो है इस चेन का, टोटल मास ऑफ चेन वो आपको 12 केजी दिया गया है ना, 12 केजी दिया गया है। तो अब आपसे ये बोला गया है कि जब ये ऐसे नीचे की तरफ भागेगी तो कभी ना कभी ये टेबल के पूरे नीचे वर्टिकल हो जाएगी, भाई ये पूरी लेंथ नीचे आके ये वर्टिकल हो जाएगी। जब वर्टिकल हो जाएगी तो इस चेन की कुछ रफ्तार होगी, तो वो वेलोसिटी कितनी होगी जब चेन वर्टिकल हो जाएगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे आपसे बोला गया है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ चेन when it becomes vertical। तो आपको बताना है कि चेन का क्या होगा अगर वो पूरी चेन जो है वो वर्टिकल हो जाएगी, है ना, मतलब नीचे स्लिप कर जाएगी, तो उसकी कुछ ना कुछ रफ्तार होगी, तो उस समय क्या उसकी वेलोसिटी होगी। तो चेन की वेलोसिटी आपको बच्चों बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
तो देखो बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसमें कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। आप देखो चेन पे नीचे क्यों चेन खिसक रही है, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स है, और कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो इसका मतलब अगर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स है तो कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है, और कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है तो इसका मतलब बच्चों क्या है, आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो लगा दो भाई। मान लीजिए कि ये जो सिचुएशन है ये ए है, और मैं तो ये बोलता हूँ ये जो चेन टेबल के ऊपर रखी हुई है उसी को रेफरेंस लेवल ही मान लो। रेफरेंस लेवल हम इस तरीके से चूज कर लेते हैं जहां पे पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल जीरो करेंगे। फिर बी वाली सिचुएशन वो सिचुएशन है जब ये पूरी की पूरी चेन वर्टिकल हो जाएगी, मतलब ऐसे देखो। और उस समय पे जब ये पूरी की पूरी चेन वर्टिकल हो जाएगी और इस टेबल से नीचे आ जाएगी तो इसकी नीचे की तरफ रफ्तार होगी v, जो हमें निकालना है, वेलोसिटी ऑफ चेन, है ना। और उस समय इसकी लेंथ जो है बच्चों 6 मीटर हो जाएगी, क्योंकि पूरी की पूरी 2 मीटर नीचे आ चुकी होगी और 4 मीटर तो नीचे थी ही। तो टोटल लेंथ जो है वो कितनी हो जाएगी बच्चों, 6 मीटर। अब आप ध्यान से देखो तो ए से बी में क्योंकि सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो हम एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं टोटल एनर्जी इन सिचुएशन ए, जब सिचुएशन ए था जो टोटल एनर्जी था ए पॉइंट पर, यहाँ पे इसको बच्चों ए सिचुएशन में रिलीज किया गया था, ये बात याद रखना है ना। और टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इक्वेट हो जाएगा क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट है। तो हम इसको लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी एट ए सिचुएशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए सिचुएशन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी सिचुएशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी सिचुएशन। तो अब लिखते हैं, देखो पहले तो काइनेटिक एनर्जी देखो, ए पे तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है क्योंकि इसको जस्ट रिलीज किया गया, तो चेन के पास अभी वेलोसिटी नहीं थी। तो चेन की वेलोसिटी जीरो होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी जो है चेन की ए सिचुएशन में वो जीरो है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बच्चों, अब आप ध्यान से देखो। तो जो 2 मीटर वाली लेंथ ऊपर रखी हुई है वो तो रेफरेंस लेवल पे ही है, तो ऊपर की 2 मीटर वाली लेंथ की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो 4 मीटर वाली चेन लटकी हुई है इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो मैंने अगर आपको बताया था कि अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है और रॉड टाइप की चीज है या चेन टाइप की चीज है तो उनके मिड पॉइंट पे आप पूरा मास कंसंट्रेट कर सकते हो। अब देखो बच्चों, चेन का टोटल मास कितना है, 12 kg। तो यानी कि मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, 12/6। तो ये हो जाएगा 2 kg पर मीटर। तो पर यूनिट लेंथ जो मास है वो 2 kg पर मीटर है। तो सोचो ये 4 मीटर की जो लेंथ लटकी हुई है इसका कितना मास हो जाएगा, 8 kg। भाई 1 मीटर में 2 kg है तो 4 मीटर में कितना होगा बच्चों, 8 kg। सिंपल यूनिटरी मेथड। तो इस 8 kg की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी। तो आप इस 8 kg की पोटेंशियल एनर्जी कहां पे कंसंट्रेटेड मान सकते हो, मैंने पोटेंशियल एनर्जी लिखना सिखाया था इसके मिड पॉइंट पर, बीच वाले पॉइंट पर। तो सोचो आप इस 8 kg को इसके मिड पॉइंट पे, बीच वाले पॉइंट पे कंसंट्रेट कर लेते हो तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 मीटर। अगर ये टोटल 4 मीटर है तो ऊपर से 2 मीटर। अब रेफरेंस लेवल के नीचे 2 मीटर है ना, रेफरेंस लेवल के नीचे 2 मीटर। तो जब भी रेफरेंस लेवल के नीचे हम आते हैं एच हाइट तो माइनस mgh होता है, हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस mgh। तो यहां पर बच्चों आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखना पड़ेगा ए पर। तो ऊपर वाली लेंथ का जो पार्ट है 2 मीटर वाला उसका तो रेफरेंस लेवल है तो उसकी पोटेंशियल जीरो। ये 4 मीटर वाले पार्ट की लेंथ की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि नीचे आ रहे हैं इसलिए माइनस m। तो देखो बच्चों मास कितनी है इस चेन का, 8 इंटू जी इंटू एच। तो एच कितनी लोगे, हाइट सेंटर पे ले रहे हो, कंसंट्रेट कर रहे हो 8 kg को तो 2 मीटर, तो इंटू 2 है ना बच्चों। तो ये पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी ए पॉइंट पर इस चेन की। फिर बी काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पर। तो बी पॉइंट पे बी सिचुएशन में जो काइनेटिक एनर्जी है वो पूरी की पूरी जो चेन है वो वर्टिकल हो गई और उसकी रफ्तार कितनी है बच्चों, v। तो हम लिखेंगे हाफ mv²। मास कितना है, टोटल चेन का मास अब लिखना पड़ेगा 12 kg, तो 12 इंटू v²। फिर ग्रेविटेशनल एनर्जी, तो रेफरेंस लेवल से इसका सेंटर देखना पड़ेगा बच्चों, इसका सेंटर देखो। तो ये टोटल 6 मीटर की हो गई तो इसका सेंटर कहां पे है आपका, 3 मीटर पे। और इसका टोटल मास चेन का कंसंट्रेट करना पड़ेगा दैट इज 12 kg। तो आप लिख सकते हो माइनस, भाई प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी लिखना पड़ेगा ना, तो इसको लिख सकते हैं माइनस एम जो है वो 2 इंटू जी इंटू बच्चों कितना आपका हाइट, तो वो है 3 मीटर, है ना। तो देखो इस तरीके से लिख दिया। अब आप सॉल्व कर लो भाई।
तो ये हो जाएगा कितना बच्चों, ये हो जाएगा -8 और G10 ले लो तो 80 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 160, है ना स्टूडेंट्स। और ये हो जाएगा इक्वल्स टू आपका 8 इंटू जी 80 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 160। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 12, तो ये 12 हो जाएगा बच्चों, मतलब ये इसको कैंसिल कर दो ना, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 6, तो ये हो जाएगा 6v²। ठीक बच्चों, और 6v² है, और ये आप अगर सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, -12 इंटू जी 120 और इंटू 3, तो 120 और ये 360 हो जाएगा, है ना बच्चों, 360 को इधर ले आओ तो प्लस हो जाएगा, तो 6v² जो है 360 माइनस ये तो 200 आ जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 100/3, और v² का वैल्यू 100/3 है, तो v की वैल्यू √100/3 और मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी है चेन की जब चेन वर्टिकल हो जाती है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर देना था। तो सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, यह क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाना चाहिए। अब बच्चों इस क्वेश्चन को टफ किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है कि अभी मैंने फ्रिक्शनलेस सरफेस लिया है, मैं चाहता तो यहाँ पे फ्रिक्शन दे देता, तो फिर ये सवाल टफ हो जाता, फिर वर्क एनर्जी थ्योरम से होगा ये सवाल, क्योंकि फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम बाद में अभी फ्रिक्शनलेस सरफेस वाले क्वेश्चन करेंगे, बाद में आपको एक फ्रिक्शन वाला, इसमें फ्रिक्शन भी ले लूंगा और फिर उसको सॉल्व कराएंगे, तो वो अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा, है ना। तो आई होप आपको ये जो पॉइंट है क्वेश्चन है क्लियर होगा। देखिए स्टूडेंट्स, और अगर हम क्वेश्चंस करें इस सेक्शन में, तो एक ऐसा क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है चेन प्रॉब्लम में, चेन में ही आपसे ये बोला जाएगा कि इस तरीके से एक सेमी सर्कुलर आर्क में बच्चों एक ऐसे पाइप है ना, इस तरीके से पाइप की विड्थ बहुत कम है, ऐसा उन्होंने बोला हुआ है, और ये जो रेडियस है इसका सेमी सर्कुलर आर्क का जो पाइप बनी हुई है, ये आपका बच्चों आर है, और ये पाइप बोला गया है कि फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस मतलब हमें कोई फ्रिक्शन नहीं माननी, और इस पाइप के अंदर इस तरीके से एक चेन रखी हुई है, ऐसे बच्चों, ऐसे चेन रखी हुई है। अब आप खुद सोचो कि ये चेन अभी बढ़िया इस तरीके से पाइप में हैंग होगी, है ना, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा जर्क दे दूं यहां से, स्लाइट जर्क, तो ये चेन अब नीचे गिर जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन तो है ही नहीं। जैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा वेट आया उसका, तो ये चेन पूरी की पूरी ऐसे नीचे खिसक आएगी, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है ना रोकने के लिए। तो अगर हम यहाँ से स्लाइट जर्क दें, स्लाइट जर्क, थोड़ा सा इसको यहाँ से हिला दें ऊपर की तरफ, तो ये पूरी की पूरी चेन यहाँ से नीचे आ जाएगी। तो जब ये पूरी चेन नीचे आ जाएगी और चेन वर्टिकल हो जाएगी, तो आपको बताना है कि स्पीड ऑफ चेन क्या होगा, है ना। तो फाइंड द स्पीड ऑफ चेन when it becomes vertical, when it becomes vertical। तो अगर वो वर्टिकल हो जाएगी तो आपको बताना है कि उसकी क्या स्पीड होगी ना, ऐसे नीचे आ जाएगी, तो उस नीचे गिरते समय उसकी कुछ रफ्तार होगी बच्चों, तो वो आपको बताना है। तो ये आपसे पूछा गया, और इसमें ये बोला गया है रेडियस तो आर है, और जो टोटल चेन का मास है, मास ऑफ द चेन, वो टोटल मास जो है बच्चों वो कैपिटल एम है, ये आपको दिया है, दिस इज द मास ऑफ द चेन। अब देखिए जो इस टाइप के सवाल होते हैं ना, तो इनको कैसे किया जाएगा। अब आपको ये पता है कि फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है, तो चेन जो है अगर वो स्लाइड जर्क हुआ तो फिर अंडर द ग्रेविटी, है ना, अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो नीचे आएगी, यानी सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो मुझे ये पता है कि मैं एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकता हूँ, है ना बच्चों। तो एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करें तो आपको आंसर मिलेगा, लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करते समय आपको एनर्जी भी निकालना आना चाहिए। लेट सपोज हम तो ये मानते हैं कि जब ये चेन ऐसे रखी हुई है, तो ये वाली जो सिचुएशन है
जब ये पूरी ऐसे रखी हुई है, ये सिचुएशन ए है बच्चों। और जब चेन जो है वो इस पॉइंट से ऐसे वर्टिकल नीचे आ जाएगी पूरी की पूरी, है ना, इस तरीके से देखो ऐसे, ये पूरी की पूरी चेन जो है वो ऐसे नीचे आ जाएगी और ये वर्टिकल हो जाएगी। तो हम बता सकते हैं कि भाई इसकी वेलोसिटी जो है नीचे की तरफ रफ्तार है वो v होगी। तो ये जो सिचुएशन है इसको हम b मान लेते हैं। तो ये a सिचुएशन से b सिचुएशन में सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे आई है। तो हम एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन में एनर्जी कंजर्व करने के लिए कि अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन एट सिचुएशन ए एंड सिचुएशन बी। तो अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे तो काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। अब ये लगाने के लिए आप ध्यान से देखो तो ए पे काइनेटिक एनर्जी निकालो। तो यहाँ पे तो चेन रुकी हुई थी ना, तो ए पे काइनेटिक एनर्जी 0 है। बी पर काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा, उसकी भी चिंता नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी बी पर आप मिड पॉइंट पे अगर इसी को हम रेफरेंस लेवल मान लें, जो हमने ये लाइन खींची है, तो इस रेफरेंस लेवल से इसका मिड पॉइंट कितने नीचे है बच्चों? तो इस तरीके से हम रॉड की पोटेंशियल एनर्जी लिखना जानते हैं ना। हाँ, लेकिन अब ये जो चेन है जब वो ऐसे है, सेमी सर्कुलर आर्क में है, फॉर्म में है, तो फिर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। अब बच्चों आप पुराना लेक्चर याद करो, तो मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि इस टाइप का अगर आर्क है, जैसे मैंने वहां पे क्वार्टर ऐसे रिंग ली थी, तो इसमें ये पूरी सेमी सर्कुलर रिंग है ना, चेन जो है सेमी सर्कुलर रिंग के फॉर्म में है। तो फिर यहाँ पर आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखना आना चाहिए। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे यहाँ पर? तो उसको निकालने के लिए याद करो हम इंटीग्रेशन करते थे, पॉइंट मास मानना पड़ता था ना। तो यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, है ना बच्चों। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये चेन की लेंथ कितनी है, लेंथ पहले बताएं आप। तो इस चेन की लेंथ देखो, तो अगर टोटल सरकमफ्रेंस होता, पूरी चेन होती सर्कुलर फॉर्म में, तो 2 पाई आर होता। लेकिन ये सेमी सर्कल है, तो ये 2 पाई आर बाई 2 हो जाएगा। सेमी सर्कल की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी बच्चों? पाई आर। तो पाई आर इसकी लेंथ हो गई चेन की, है ना। तो अगर मुझे यहाँ पर इस चेन की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ए सिचुएशन पे, तो मुझे पहले एक पॉइंट मास कंसीडर करना पड़ेगा। और सर्कुलर रिंग या क्वार्टर रिंग को तोड़ने का क्या तरीका है बच्चों? याद करो, आपको बताया गया था थीटा पे जाकर कितना एलिमेंट लेना पड़ेगा? डी थीटा वाला। थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लो, तो ये छोटा सा एलिमेंट जो है, इस छोटे से एलिमेंट का छोटा सा मास होगा, दैट इज डीएम। डीएम कैसे लिखेंगे बच्चों? तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों इस एलिमेंट की? तो ये एंगल डी थीटा, ये रेडियस है, तो ये आर्क लेंथ, छोटा सा आर्क लेंथ, छोटी सी लेंथ, ये हो जाएगा आर डी थीटा। छोटी सी लेंथ जो है वो आर डी थीटा हो जाएगी ना बच्चों। डी थीटा क्या होता है? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो आर्क लेंथ हो जाएगी रेडियस इंटू डी थीटा। तो ये छोटी सी लेंथ आर डी थीटा है, ऐसा कई बार कर चुके हैं, ये बार बार मेरे ख्याल से आपको बताने की जरूरत है नहीं। और डीएम, डीएम हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ। तो टोटल मास है एम, टोटल लेंथ से डिवाइड कर दो, दैट इज पाई आर, और इनटू कितनी लेंथ में मास चाहिए बच्चों? ये तो मास पर यूनिट लेंथ हो गया। तो आर डी थीटा में कितना मास होगा? वही तो डीएम है, तो मल्टीप्लाइड बाई आर डी थीटा। तो आप ध्यान से देखो तो यहाँ से आर और आर कैंसल, तो डीएम आ गया आपके पास, स्मॉल अमाउंट ऑफ मास, एम बाई पाई डी थीटा। अब आपके पास अगर छोटा सा डीएम आ गया तो इसका देख लो रेफरेंस लेवल से ये कितनी हाइट पर है बच्चों। तो देखो ये आर है, ये थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये वाली जो दूरी हो जाएगी ये हो जाएगा आर साइन थीटा, है ना बच्चों, ये हो जाएगा आर साइन थीटा, ये जो हाइट है। तो हम छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी डी यू लिख सकते हैं ए पोजीशन पर। कितनी है भाई? छोटे से मास का जो छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी है ए पॉइंट पर, तो वो हो जाएगा जब ए सिचुएशन में, तो वो हो जाएगा कितना बच्चों? स्मॉल अमाउंट ऑफ मास डीएम इंटू जी इंटू एच, एम जी एच होता ना, तो डी एम जी इंटू एच, और एच की वैल्यू है आर साइन थीटा। तो डीएम की वैल्यू रख दो बच्चों, तो डीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एम बाई पाई इंटू जी इंटू आर और साइन थीटा, और डी थीटा को साइन थीटा के साथ लिख दो, तो साइन थीटा डी थीटा। अब हमें टोटल एनर्जी एट ए पॉइंट चाहिए, तो आप इंटीग्रेशन कर दो भाई। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा एम बाई पाई इंटू जी इंटू आर, और इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा बच्चों इंटू डी थीटा, और
यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी बच्चों थीटा की, तो इस एलिमेंट से लेना है, तो 0 से लेकर इस एलिमेंट तक, तो पाई तक, तो 0 से लेके पाई तक। अब आप ध्यान से देखो तो साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है कॉस माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा लिखोगे तो कॉस पाई लिखोगे, तो बच्चों ये हो जाएगा -1, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +1, और माइनस माइनस प्लस कॉस 0, तो ये हो जाएगा 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप इंटीग्रेशन सॉल्व करना आता है, आप सॉल्व करना, लिमिट पुट करना, तो आपको ये मिलेगा 2, मतलब ये लिमिट सॉल्व करने के बाद 2 आ जाएगा इसकी वैल्यू, तो 2mgr/पाई। देखो बच्चों ये आया पोटेंशियल एनर्जी एट ए सिचुएशन इस चेन की। इस तरीके से पहले इंटीग्रेशन से आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पुट करो, काइनेटिक एनर्जी ए पे तो 0 है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितना आ गया बच्चों, कैपिटल एम जी इंटू 2r/पाई, है ना, इसको ऐसे लिख लेते हैं। और काइनेटिक एनर्जी एट बी, तो पूरी चेन की रफ्तार ये है, तो हाफ टोटल मास ऑफ द चेन इज m इंटू आर का स्क्वायर, वी का स्क्वायर, है ना, वी हमें निकालना, वेलोसिटी जब चेन क्या है वर्टिकल हो गई है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये तो अब रॉड की तरह है बच्चों, तो इसका सेंटर पॉइंट देखो, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, उसके अनुसार हम पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, तो सेंटर ऑफ मास इसका बीचों बीच होता है ना, ये पता है हमें, और नीचे कितना है, तो टोटल लेंथ अगर ये पाई आर है, तो सेंटर ऑफ मास कितने दूरी पे होगा, πr/2, तो रेफरेंस लेवल से नीचे है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, है ना बच्चों, तो माइनस टोटल मास m जी इंटू जो हाइट है नीचे की तरफ वो है πr/2। अब आप ध्यान से देखो तो ये 0 है, मास हर जगह से कट जाएगा देखो, तो m हर जगह से क्या हो गया बच्चों, कट गया। फिर इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये जो माइनस वाला टर्म है उसको इधर ले आओ और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो पहले इसको हम यहाँ ले आते हैं, तो ये बचेगा हाफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बचेगा 2gr/पाई, और ये माइनस वाला इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा बच्चों, और ये भी कितना बचेगा πgr/2, है ना, और 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा भाई, वी स्क्वायर आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 आ जाएगा, तो 4gr/पाई, और यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई होने पे, तो प्लस πgr, और ये वी स्क्वायर था, वी निकालना है तो इसका रूट ले लो, तो दिस इज द फाइनल आंसर टू अवर प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आपको अगर सेमी सर्कुलर आर्क में चेन दी गई हो तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, लेकिन आपको पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी लिखनी आनी चाहिए भाई, अगर वही नहीं आएगी तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये मेरे कहने का मतलब है ना। और मैंने इसलिए आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखना पहले सिखाया हुआ था कि कहीं पे भी आप पोटेंशियल एनर्जी लिख पाओ, है ना। हालांकि बच्चों इस पोटेंशियल एनर्जी को लिखना बहुत ही आसान है, क्योंकि अगर अभी आपने क्या है कि सेंटर ऑफ मास पढ़ा नहीं है, लेकिन सिस्टम ऑफ पार्टिकल जो 7 चैप्टर है उसमें जब पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो सेमी सर्कुलर रिंग होती है उसका सेंटर ऑफ मास जो होता है, उसका सेंटर ऑफ मास जो होता है वो एक्चुअली में सेंटर से ऊपर की तरफ होता है 2r/पाई, तो आप उस पूरे मास को यहाँ पे कंसंट्रेट कर सकते हो। तो देखो रेफरेंस लेवल से पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट लिख लेते हैं, एम जी एच, तो एच क्या है सेंटर ऑफ मास का, जैसे हमने इस रॉड के लिए लिखा, इसका एच क्या है सेंटर ऑफ मास का, तो 2r/पाई, तो देखो एम जी और एच की जगह 2r/पाई, तो देखो यही आंसर आ जाता, ये इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ता आपको। लेकिन वो जब आप सेंटर ऑफ मास सीख जाओगे निकालना, तो अलग अलग स्ट्रक्चर में हम निकाल के देखेंगे, तो अलग अलग स्ट्रक्चर का आपको सेंटर ऑफ मास पता है तो डायरेक्टली भी आप पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो। तो आई होप आपको ये पॉइंट जो है वो क्लियर होगा। तो देखो बच्चों इसी चेन प्रॉब्लम में आपको इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई यहाँ पे लेट्स सपोज ये इस तरीके से एक सेमी सर्कुलर सेमी स्फेरिकल बाउल टाइप का है, ऐसा मान लो, ये सरफेस है, इसका ये सेंटर है, और जो रेडियस है बच्चों वो आपको आर दी गई है, और यहाँ पर हमने क्या किया कि ऐसे एक चेन रखी। अब ये पूरी चेन नहीं है, ये एक पर्टिकुलर इस लेंथ की चेन है, और ये आपसे बोला गया कि ये चेन जो है सेंटर पे लेंथ ऑफ द चेन जो है वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री, है ना, और यहां से इस चेन को बच्चों रिलीज किया गया है।
तो जैसे ही आप इस चेन को रिलीज करोगे तो ये चेन नीचे की तरफ भागेगा, क्योंकि फ्रिक्शन लेस सरफेस है, फ्रिक्शन लेस सरफेस। तो यहाँ पे वो नीचे भागेगा जैसे ही इसको छोड़ोगे, तो वेट की वजह से ये कहाँ भागेगा बच्चों, mg की वजह से नीचे की तरफ। नीचे की तरफ भागेगा तो कभी ना कभी चेन इस सिचुएशन में भी आएगा, ऐसे। मतलब ये जो चेन की लेंथ है ये अभी भी एंगल कितना बनाएगी, 30 डिग्री, और ये बॉटम मोस्ट पॉइंट को टच कर रहा होगा। तो जब ये इस सिचुएशन में आएगी, यहां से आपने छोड़ा तो ये भागते 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 इधर आई, जब इस सिचुएशन में आई तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगी ना बच्चों, चेन की, इस पूरी चेन की कुछ ना कुछ रफ्तार होगी। तो ये रफ्तार आपको बतानी कि ये रफ्तार कितनी होगी चेन की, जब वो बॉटम पे आ जाएगी चेन, है ना। वही 30 डिग्री का एंगल तब भी बना रही होगी। अच्छा, ये जो चेन इन्होंने रिलीज की है, इसका लैम्डा केजी पर मीटर दिया है। जो चेन का मास है वो पर मीटर लैम्डा केजी है, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो लैम्डा केजी पर मीटर। अब आपको इसकी स्पीड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे ना, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, फाइंड द स्पीड ऑफ चेन एट बॉटम ऑफ स्फीयर, एट बॉटम ऑफ स्फेरिकल सरफेस, है ना। तो आई होप आपको क्वेश्चन तो क्लियर होगा बच्चों। तो देखिए स्टूडेंट्स, कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो आप ऐसा सोचो, जहां से आपने रिलीज कर दिया वो सिचुएशन ए थी, और जब ये बॉटम पे पहुंच गई वो सिचुएशन बी है। अब क्योंकि अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है, तो फ्रिक्शन है नहीं, तो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ही ये मूव कर रही है। तो हम सॉल्यूशन में लिख सकते हैं भाई कि एनर्जी इज कंजर्व्ड, है ना, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है केवल, तो हम यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं तो आप लिख सकते हो टोटल एनर्जी एट ए सिचुएशन, मतलब काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, है ना। तो ऐसा हम कर सकते हैं भाई। अब इसको लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, है ना, काइनेटिक एनर्जी। तो पहले तो आप एक काम करो, इस चेन की लेंथ निकाल लो। मान लीजिए इस चेन की लेंथ जो है वो एल है, तो एल कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये जो चेन है ये 30 डिग्री के आर्क लेंथ में है ना। तो 30 डिग्री को मतलब हम लिख सकते हैं पाई बाई 6। तो आर्क लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों, थीटा इंटू आर, और थीटा पाई बाई 6 है, और रेडियस आर है ही। तो जो एल लेंथ है वो होगा थीटा इंटू पाई बाई, मतलब थीटा जो है वो पाई बाई 6 इंटू रेडियस, है ना, यही तो होगा। थीटा इंटू रेडियस ही तो आर्क लेंथ होता है ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर ये जो है ये पाई आर बाई 6 हो गया। ठीक है बच्चों, तो लेंथ ऑफ द चेन आ गई पाई आर बाई 6। तो टोटल मास ऑफ चेन कितना हो जाएगा बच्चों, मास ऑफ चेन एम लिख रहे हैं जिसको, तो मास ऑफ चेन हो जाएगा कितना बच्चों, पर मीटर जो है लैम्डा केजी है, तो पाई आर बाई 6 में कितना केजी होगा, लैम्डा इंटू पाई आर बाई 6, है ना, ये सब हम जानते हैं। तो दिस इज द मास ऑफ चेन, है ना। बाद में रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो हम ये डाटा ले लेंगे। तो ये कुछ चीजें हमें समझ में आ गई। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी ये तो जो है वो जीरो होगा, लेकिन दिक्कत ये है कि ए सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या है चेन की, ये निकालनी पड़ेगी, और बी सिचुएशन में भी पोटेंशियल एनर्जी क्या है वो भी निकालनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा लफड़े वाला काम है। तो चलिए उसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो भाई जब आप देख रहे हो कि यहाँ पे इस तरीके से चेन लगी हुई है ऐसे, और हमें निकालना है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो आप एक काम करो, तोड़ने का क्या तरीका है बच्चों, जब भी सर्कुलर आर्क में हो तो थीटा पे जाकर कितने का एलिमेंट लो बच्चों, डी थीटा का। तो ये जो छोटा सा लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगी आर डी थीटा, और इसका जो छोटा सा मास हो जाएगा वो हो जाएगा डीएम इंटू मास पर यूनिट लेंथ, लैम्डा इंटू लेंथ ऑफ द एलिमेंटल मास, दैट इज आर डी थीटा, है ना। तो ये छोटा सा डीएम मिल गया, ऐसा हम बार बार कर चुके हैं इसलिए बार बार बताने की जरूरत नहीं है। डीएम जो है मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ ऑफ एलिमेंटल मास, दैट इज आर डी थीटा। तो लैम्डा आर डी थीटा एक छोटा सा मास हो गया। अब आप खुद सोचो, अगर मैं इसको रेफरेंस लेवल मान लू नीचे के बेस को, तो ये हाइट कितनी है बच्चों, तो ये थीटा है, ये आर है, तो ये हाइट, ये वाली दूरी, ये बेस है, तो आर कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। ये सब आपको ट्रिग्नोमेट्री वगैरह अब आनी चाहिए, है ना भाई, ये समझाने वाली बात नहीं होती।
तो h हाइट है इस छोटे से मास का रेफरेंस लेवल से r cos थीटा। तो अब आप छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी A सिचुएशन में लिख सकते हो dm इंटू जी इंटू एच, दैट इज h इज r cos थीटा। तो dm की वैल्यू हो जाएगी बच्चों लैम्डा r d थीटा इंटू जी r cos थीटा। तो आप ध्यान से देखो तो ये कितना हो जाएगा लैम्डा r इंटू r स्क्वायर और इंटू जी इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। और अगर टोटल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए चाहिए तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कहां से कहां तक बच्चों, थीटा हमने वर्टिकल से लिया है, तो ये एलिमेंट यहाँ था तो थीटा 0 था, फिर थीटा 30 डिग्री है मतलब पाई/6, तो 0 से पाई/6। कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन है बच्चों वो कितना हो जाता है भाई, आपको पता है साइन थीटा, तो साइन पाई/6 जो है वो 1/2 आ जाएगा और माइनस साइन 0 0 हो जाएगा, तो 1/2 बचेगा, तो ये हो जाएगा लैम्डा r स्क्वायर जी बाई 2। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी एट ए इस छोटी सी चेन का हमने लिख लिया। वैसे ही आपको पोटेंशियल एनर्जी एट बी भी लिखना आना चाहिए। तो फिर से वही काम करो आप, फिर से वैसे ही करेंगे बच्चों। देखो यहाँ पे ये चेन की अब पोजीशन है, तो आप वर्टिकल से थीटा एंगल पे ले लो और डी थीटा पे चले जाओ भाई, थीटा पे जाके डी थीटा, तो फिर से आप डीएम लिखोगे, डीएम यही लैम्डा आर डी थीटा आएगा। फिर इसमें बी पोजीशन पे आप छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो यही फंक्शन आएगा। आप करके देखो सेम आएगा, क्योंकि थीटा ऊपर से लिया, डी थीटा लिया है, डीएम की वैल्यू यही है लैम्डा आर डी थीटा, और डी ए बी की वैल्यू भी यही लिखोगे, आर कॉस थीटा हाइट पर है, तो यही फंक्शन आएगा आपका डीएम, मतलब यही फंक्शन आएगा, मतलब यही आएगा फाइनली कितना बच्चों, लैम्डा आर स्क्वायर जी इंटू कॉस थीटा डी थीटा, यही फंक्शन आएगा जब आप सॉल्व करोगे बी पर। लेकिन बी पर लिमिट्स चेंज हो जाएंगी बच्चों, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी एट बी अलग आएगा। तो अब आप इसका इंटीग्रेशन करो, तो यू बी जो है वो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, लैम्डा आर स्क्वायर जी इंटू इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रेशन लिमिट क्या रखोगे, देखो ये जो थीटा है वो यहाँ तक, मतलब ये 60 डिग्री है ना, ये 30 है तो ये 60 है, तो 60 से लेकर 90 डिग्री तक ये एलिमेंट है। तो 60 मतलब पाई/3 से लेकर 90 मतलब पाई/2 तक आपको लिमिट करना पड़ेगा, लिमिट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो बी इस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो फिर से ये साइन थीटा होता है, ये आपको पता है, इसका इंटीग्रेशन लैम्डा आर स्क्वायर जी, और साइन थीटा होगा तो साइन पाई/2, तो बच्चों 1 होगा माइनस साइन पाई/3, तो साइन 60 होता है √3/2। तो आप एलसीएम लोगे तो लैम्डा आर स्क्वायर जी इंटू 2 माइनस √3/2, तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी एट बी। तो देखो हमने दोनों पोटेंशियल एनर्जी लिख ली इस छोटी सी लेंथ ऑफ चेन का, दैट इज ए पर भी और बी पर भी। अब आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, तो रिलीज किया था तो 0 थी, ए पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपके सामने है लैम्डा आर स्क्वायर जी बाई 2। काइनेटिक एनर्जी बी पर तो हाफ एम, टोटल मास देखो पहले ही लिखा हुआ हमने चेन का, लैम्डा पाई आर बाई 6 है ना बच्चों, इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर है ना, हाफ एम वी स्क्वायर लिख लिया। पोटेंशियल एनर्जी एट बी वो भी हमारे पास है लैम्डा आर स्क्वायर जी बाई 2 और 2 माइनस √3। देखो ये बचा आपका। तो ये सारी चीजें लिख ली, अब सॉल्व करना है, वी के लिए निकाल लो भाई, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ से देखो सब जगह से 2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और क्या कैंसिल हो रहा है बच्चों, लैम्डा 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 भी हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, और मेरे ख्याल से एक आर भी कैंसिल हो रहा है, तो आर 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 भी कैंसिल कर दो। तो ये बचा जी आर इज इक्वल्स टू, ये बचा बच्चों वी स्क्वायर बाई 6 प्लस, और ये कितना बचा, ये भी जी आर बचा है, और अंडर रूट 2 - 3 बचा है। अब ये वैल्यूज, ये वाली जो वैल्यू है बच्चों उसको उठा के यहाँ पे पुट कर दो आप, सॉरी मैंने गलती से 2 अंडर रूट 3 है ना, 2 माइनस अंडर रूट 3, तो इसको आप यहाँ पे ले आओ। तो देखो वेलोसिटी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, वी स्क्वायर विल बिकम जी आर, और ये इधर आएगा तो माइनस, तो कॉमन ले लो तो 1 माइनस, और ये अंदर 2 माइनस √3 ऐसा बनेगा है ना, और 6 का मल्टीप्लाई कर दो वी स्क्वायर बाई 6, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 6 GR, ये माइनस करोगे तो -2 हो जाएगा, तो 1 - 2 -1 बचेगा, और ये प्लस √3 हो जाएगा, तो ये √3 - 1 लिख लो इसको ऐसे, और इस पूरे का रूट। तो ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि हम
इस तरीके के सवालों को भी कैसे, मतलब इसमें कॉन्सेप्चुअली कुछ भी स्ट्रांग नहीं है। एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाना था, ये भी आपको पता था, बस इसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो गई है। आपको अलग अलग दोनों तरफ इंटीग्रेट, इससे जो पहले क्वेश्चन में था उसमें एक ही बार आपको इंटीग्रेशन करना पड़ा था, इसमें दोनों के लिए लिमिट से इंटीग्रेशन करना पड़ा। तो कैलकुलेशन बढ़ा सकते हैं वो, कॉन्सेप्चुअल वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज सवाल में कुछ भी टफ नहीं होता। तो आई होप आपको ये पॉइंट, ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे पाई जो है वी स्क्वायर के साथ मिस हो गया है ना, तो ये पाई रहेगा यहाँ पर। तो ये ऊपर 6 मल्टीप्लाई हुआ है, जब आप इसको इधर ले आओगे तो नीचे जो है पाई डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ डिवाइड बाई पाई कर लेना है ना। तो ये आंसर है, यहाँ पे पाई छूट गया था, कैलकुलेशन देख लो, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बाकी तो सब सही है। तो देखिए बच्चों, ये जितने भी हमने अभी चेन वाले सवाल किए हैं वो सब फ्रिक्शनलेस सरफेस पे थे। अगर क्वेश्चन को टफ करना होगा तो चेन वाले सवालों में फ्रिक्शन ऐड कर दें, तो फिर वो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैं एक सवाल आपको करके बता रहा हूँ, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊंगा तो थोड़ी सी समस्या जाएगी। उससे पहले कुछ चीजों को क्लैरिटी लाते हैं ना, क्या वो देखें आप। तो मान लीजिए कि पहले छोटा सा सवाल आपसे ये पूछा जाए कि भाई ये ऐसे आपकी एक टेबल है ना स्टूडेंट्स, और इस टेबल पे मान लीजिए कि ऐसी चेन रखी हुई है ऐसे, और अब जो ये टेबल की सरफेस है और चेन है, इनके बीच में जो है फ्रिक्शन है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया गया है। तो आप खुद सोचो, अगर फ्रिक्शन होगी तो आपने कई बार ऐसा ऑब्जर्व किया होगा कि अगर चेन की थोड़ी सी लेंथ लटकी होती है तो चेन नहीं खिसकती। क्यों नहीं खिसकती? क्योंकि फ्रिक्शन लगता है। अच्छा, थोड़ी और लेंथ अगर आप बढ़ा दोगे, लटका दोगे, तो भी नहीं खिसकेगा। फिर और लेंथ बढ़ा दोगे, लटका दोगे, तो भी नहीं खिसकेगा। लेकिन एक लेंथ ऐसी आएगी बच्चों, अगर वो लटकी हुई है तो वो नीचे गिर जाएगी। मतलब एक मिनिमम लेंथ है जो टेबल के ऊपर रखी होनी चाहिए। चेन की मिनिमम एक लेंथ है, अगर इस ऊपर वाली टेबल के ऊपर जो लेंथ रखी हुई है चेन की, अगर उसको आप घटा दोगे घटा दोगे घटा दोगे तो फ्रिक्शन कुछ हद तक रोक पाएगा, लेकिन एक मिनिमम लेंथ जरूर होगी जिसपे फ्रिक्शन इसको रोक नहीं पाएगा और चेन कहाँ गिर जाएगी? नीचे। तो आपसे ये पूछा गया कि वो मिनिमम लेंथ क्या होगी चेन की जो टेबल के ऊपर रखी जानी चाहिए, ताकि जो आपका चेन है वो कैसा रहे बच्चों? इक्विलिब्रियम में रहे, है ना। मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं। तो आपसे ये बोला गया कि जो चेन का टोटल मास है वो आपका m है, और टोटल लेंथ ऑफ द चेन वो l है। टोटल लेंथ जो है वो l है और टोटल मास जो है वो m है। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि फाइंड द मिनिमम लेंथ, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ चेन above the table, मतलब उससे ज्यादा लेंथ रखेगी तो इक्विलिब्रियम में रहेगा ही, लेकिन कम से कम कितनी लेंथ रहनी चाहिए? above the table so that chain is in equilibrium। अब हालांकि ये जो सवाल है ये आप वर्क एनर्जी पावर का सवाल नहीं होता, ये एनएलएम का सवाल टाइप है ना, फ्रिक्शन आ रहा है इसमें क्यों। खैर, लेकिन हम तो सॉल्व करते ही, हमें तो सॉल्व करना ही है। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि जो मिनिमम लेंथ चाहिए वो, मान लीजिए टेबल के ऊपर x लेंथ की चेन है, मतलब टेबल के ऊपर x लेंथ की चेन है, तो जो हैंगिंग लेंथ है चेन की वो कितनी हो जाएगी बच्चों? टोटल माइनस एक्स, एल माइनस एक्स। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ये तो हमें समझ में आता है। तो बच्चों जो x लेंथ है ऊपर टेबल में, तो अगर मैं बोलूं कि ये टेबल में जो चेन का मास है, मतलब ये जो x लेंथ की चेन ऊपर है टेबल पे रखी हुई, ये कितने मास टेबल के ऊपर है? m1 लिख लेते हैं इसको। तो आप समझ जाओगे भाई, हम पहले सबसे पहले क्या लिख लेते हैं? मास पर यूनिट लेंथ। और टेबल के ऊपर x लेंथ की चेन है, तो मास पर यूनिट लेंथ क्या? टोटल मास डिवाइड बाई लेंथ। और x लेंथ में कितना मास होगा? मास पर यूनिट लेंथ इनटू x बच्चों। ये सब तो आप जानते हो, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो आप ध्यान से देखो, तो ये पूरी चेन जो टेबल पे रखी हो, तो टेबल पे नॉर्मल कितना लगाएगा? m1 इंटू, मतलब टेबल पे जो नॉर्मल होगा तो नॉर्मल होगा m1 इंटू जी। भाई ये स्टेशनरी है ना, तो नीचे जो वेट लग रहा होगा वही तो नॉर्मल प्रोवाइड कर रहा है टेबल। तो टेबल जो नॉर्मल प्रोवाइड कर रहा है ऊपर की तरफ n, वो आप लिख सकते हो बच्चों। तो इसके सॉल्यूशन में हम वो लिख लेते हैं। तो जो नॉर्मल प्रोवाइड कर रहा है टेबल वो कितना हो जाएगा? m1 इंटू जी। और m1 की क्या वैल्यू है बच्चों? टोटल मास पर यूनिट लेंथ इंटू एक्स इंटू जी, यही तो है। और उसके बाद अगर आपको नॉर्मल मिल गया है तो आपको पता है
कि ये जो है ये कितना फ्रिक्शन लगाएगा पीछे की तरफ। अगर ये चेन रुकी हुई है तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन बच्चों कितना लगा सकता है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, या जो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है वो कितना है कि इसको वो पीछे खींचे, है ना। जो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है बच्चों वो कितना होगा इसको पीछे खींचने के लिए, तो वो हम देखते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है जो फ्रिक्शन चाहिए वो नीचे से गिरने से बचाने के लिए चाहिए, तो हमें नीचे वाला जो वेट है उसको बैलेंस करना है। तो वो कौन बैलेंस करेगा यहाँ पे, फ्रिक्शन, ऑब्वियस सी बात है, और तो कोई बैलेंस नहीं करेगा। तो ये नीचे जो बची हुई लेंथ है बच्चों, ये इसका मास मान लीजिए m2 है, तो आप m2 भी निकाल सकते हो। m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मास पर यूनिट लेंथ m/l इंटू लेंथ, तो लेंथ है l माइनस एक्स, ये m2 है। तो नीचे वेट कितना लग रहा है इसका, ये जो हैंगिंग चेन है इसका वेट कितना है नीचे की तरफ बच्चों, तो ये हो जाएगा m2g। अब ये m2g कौन बैलेंस करेगा, चेन को अगर इक्विलिब्रियम में लिखना है तो फ्रिक्शन बैलेंस करेगा। तो जो फ्रिक्शन चाहिए वो किसके बराबर होगा बच्चों, m2g के बराबर। और m2g का मतलब ये कितना स्टूडेंट्स, m/l इंटू l माइनस एक्स इंटू जी, इतना ही तो चाहिए। और जो फ्रिक्शन चाहिए वो किससे कम होना चाहिए बच्चों, मैक्सिमम से, तभी तो ये रोक पाएगा, नहीं तो कैसे रोकेगा। याद करो फ्रिक्शन की कहानी में हमने बोला था, तो जितना फ्रिक्शन चाहिए रोकने के लिए वो मैक्सिमम जितना दे सकता है उससे कम होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा हो जाएगा तो फ्रिक्शन नहीं दे पाएगा और ये चेन कहाँ गिर जाएगी, नीचे। तो एफ मैक्स क्या होता है बच्चों, म्यू एन, यानी कि ये जो आपका फ्रिक्शन है m/l इंटू l माइनस एक्स इंटू जी मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू एफ मैक्स दैट इज म्यू एन। और म्यू एन की वैल्यू क्या है बच्चों, आप खुद सोचो, एन की क्या वैल्यू है, एन हमने पहले ही निकाला हुआ है, तो ये है m/l l माइनस एक्स इंटू जी मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू एन। तो एन की वैल्यू हो गई बच्चों m/l इंटू एक्स इंटू जी। तो m/l और m/l कैंसल, g और ये g भी बच्चों क्या हो गया कैंसल। तो यहां से x देखो, यहां से कितना आ रहा है, l माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू एक्स। तो ये x को उधर ले जाओ बच्चों, तो ये x प्लस हो जाएगा, तो म्यू x कॉमन ले लो, तो x उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो म्यू प्लस 1 हो जाएगा बच्चों। और ये मैंने इधर लिख लिया LHS में, तो ग्रेटर मतलब साइन भी अपोजिट करना पड़ेगा, इज ग्रेटर देन, और यहाँ पे बचा l इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू l। तो जो आपकी x है वो कितना हो गया बच्चों, x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू l बाई म्यू प्लस 1। देखो, यानी कि अगर आपको चेन को स्लाइड करने से बचाना है, स्लाइड करने से रोकना है, तो जो आपकी मिनिमम लेंथ है x, मिनिमम कितना, इससे तो ज्यादा लेंथ होनी चाहिए ना बच्चों, तो मिनिमम किसका किसके बराबर होनी चाहिए, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ लेंथ अबव द टेबल मस्ट बी इक्वल्स टू l अपॉन 1 प्लस म्यू। तो ही ये चेन रुकेगी, नहीं तो ये चेन नहीं रुकने वाली, तो ये नीचे गिर जाएगी। अगर इससे x कम हुआ तो फिर फ्रिक्शन रोक नहीं पाएगा और ये चेन जो है वो नीचे गिर जाएगी, और इससे ज्यादा हुआ तो फिर ये चेन रोक सकती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो आई होप आपको ये जो सॉल्यूशन है क्लियर है। लेकिन ये सवाल नहीं था अभी वर्क एनर्जी पावर, तो सवाल आएगा, तो जो सवाल है उसको समझने के लिए पहले ये तो पता होना चाहिए ना बच्चों, नहीं तो कैसे काम बनेगा। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि अगर फ्रिक्शन है टेबल पे और चेन के बीच में, तो चेन की मिनिमम लेंथ हमेशा l बाई 1 प्लस म्यू होती है, जिसपे चेन इक्विलिब्रियम में रहती है। अगर इससे कम लेंथ हुई तो फिर वो गिर जाएगी चेन, है ना, स्लाइड कर जाएगी। तो आई होप आपको ये जो प्रॉब्लम है क्लियर होगी। तो देखो बच्चों, और कैसे क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। अब ये बोलेगा, मतलब इस क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि टेबल है, टेबल पे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू है, और टेबल पे इस तरीके से चेन रखी हुई है, चेन की जो टोटल मास है वो m है, टोटल लेंथ l है, और ये बोला गया कि टेबल पर जो लेंथ रखी गई है चेन की वो आपकी l अपॉन 1 प्लस म्यू है। ये जो टेबल के ऊपर चेन की लेंथ रखी गई है वो l अपॉन 1 प्लस म्यू है। अब ये जैसे ही आप ये डाटा देख रहे हो l प्लस 1 प्लस म्यू, तो इसका मतलब ये है कि चेन अभी जस्ट रुकी हुई है, क्योंकि मिनिमम लेंथ है जो टेबल के ऊपर चाहिए वही लेंथ है। अब बच्चों को अगर यही नहीं पता होता कि ये लेंथ का मतलब क्या है, तो सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। इसका मतलब ये है, आपको ध्यान रखना है कि वो मिनिमम लेंथ है वही रखी हुई है जिसपे ये जो चेन है वो स्लाइड कर सकती है। मतलब इससे थोड़ी सी लेंथ कम हुई तो फिर ये चेन स्लाइड कर जाएगी। तो फिर आपसे ये बोला गया कि अगर मैं इसको स्लाइट जर्क दे दूं,
क्वेश्चन में ये बोला गया कि अभी ये जस्ट रुकी हुई है क्योंकि जो मिनिमम लेंथ चाहिए वही है। तो अगर इसको आप स्लाइड जर्क दे दो, छोटा सा जर्क दे दो यहां से, तो देखो ये नीचे बराबर गिरने लगेगी, क्योंकि इसको थोड़ा सा अगर आपने पुश कर दिया तो मिनिमम लेंथ से कम हो जाएगी और चेन जो है वो नीचे गिर जाएगी। तो आपको बता रहा है जब चेन नीचे गिर जाएगी तो फ्रिक्शन का वर्क डन कितना होगा। फाइंड वर्क डन बाई फ्रिक्शन, ये क्वेश्चन है। फाइंड वर्क डन बाई फ्रिक्शन, फाइंड वर्क डन बाई फ्रिक्शन, तो ये आपको लिखना है भाई। अब फ्रिक्शन का वर्क डन कैसे निकालेंगे बच्चों, तो उसके लिए देखो, उसको मैं सॉल्व करके बताता हूं आपको। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि चेन की लेंथ लगातार चेंज हो रही है जब वो नीचे आ रही है, तो ऐसे फ्रिक्शन लिखना, मतलब स्लाइड तो हो रही है लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन भी कांस्टेंट नहीं है ना, क्योंकि चेन की लेंथ लगातार चेंज हो रही है। तो जो नॉर्मल है वो भी लगातार चेंज हो रहा है, और नॉर्मल चेंज हो रहा है तो म्यू एन भी चेंज हो रहा है। इसलिए आप कांस्टेंट फ्रिक्शन वाले से काइनेटिक फ्रिक्शन वाले से नहीं कर सकते हो। स्लाइडिंग हो गई तो काइनेटिक फ्रिक्शन तो लग रहा है बट कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि लगातार नॉर्मल ही चेंज हो जाता है ना। ऊपर जो मास रखा हुआ है चेन का वो चेंज हो रहा है, क्योंकि लेंथ धीरे धीरे कम हो रही है और फाइनली जीरो हो जाएगी, है ना। इसलिए यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू भी वेरी कर रही है। तो आपको वर्क डन जो फ्रिक्शन का है वो आपको समझ पा रहे होगे कि इंटीग्रेशन से कुछ करना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। तो आप एक बहुत स्मॉल अमाउंट का वर्क डन निकालो। कैसे निकालो, तो हम किसी भी x दूरी पे जाके टेबल के कॉर्नर से आप एक छोटा सा एलिमेंट लो बच्चों, dx का। तो ये जो छोटा सा एलिमेंट है dx, इसमें छोटा सा मास होगा dm। तो ये छोटा सा मास dm लिखा जाएगा मास पर यूनिट लेंथ l इंटू dx। देखो ये छोटा सा मास dm है, तो इस छोटे से मास dm का जो नॉर्मल होगा बच्चों वो कितना होगा, तो नॉर्मल लिखा जाएगा छोटे से मास का dm इंटू जी। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, m बाई एल इंटू डी एक्स। तो जो फ्रिक्शन लगेगा इस छोटे से मास पे, छोटे से मास dm का जो फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ काइनेटिक, वो कितना लगेगा बच्चों फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन देखो, तो वो लगेगा म्यू इंटू एन विच इज इक्वल्स टू म्यू एम बाई एल इंटू डी एक्स। ये हमने लिख लिया। अब ये जो फ्रिक्शन लग रहा है, तो ये छोटा से मास पे जो फ्रिक्शन है वो तो भाई स्मॉल अमाउंट का मास कितना ट्रेवल कर रहा है जब ये चेन नीचे गिर रही है, एक्स। कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है, एक्स। तब तक ये छोटा सा जो फ्रिक्शन है छोटे से मास का वो वर्क कर रहा होगा। तो कितना लेंथ में वर्क किया बच्चों, एक्स लेंथ चला, और काइनेटिक फ्रिक्शन लगातार कितना लगता रहा, म्यू एन, इस छोटे से एलिमेंट में। तो जो छोटा सा वर्क डन हुआ काइनेटिक फ्रिक्शन का वो कितना आ जाएगा बच्चों, काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे लग रहा है, चेन को नीचे गिरना है ना, तो नीचे गिर रहा है, तो ये वाला जो एलिमेंट है ये कितना गिर गया, एक्स लेंथ। तो ये हो जाएगा माइनस फ्रिक्शन फोर्स इंटू एक्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा, तो ये छोटे से एलिमेंट के कारण जो छोटा सा वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस म्यू एम बाई एल एक्स इंटू डी एक्स। मैंने एक्स पहले लिख लिया बच्चों और dx जो है वो बाद में लिख लिया। अब आपको अगर टोटल वर्क डन चाहिए भाई, टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, ध्यान से देखो। यहाँ पे जी भी था ना, जी भी, जी लिखना भूल गए हम, तो यहाँ पे जी भी लिख लो बच्चों, है ना, जी भी है साथ में। तो यहाँ पे अगर हमें टोटल फ्रिक्शन चाहिए तो सोचो ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जो ये घूमेंगे यहां से लेके यहां तक, एल अपॉन वन प्लस म्यू तक। कितने एलिमेंट है, इन्फिनाइट। तो इन्फिनाइट एलिमेंट का, हर एलिमेंट का फ्रिक्शन का वर्कडन जोड़ो, तो टोटल वर्कडन आएगा। तो टोटल वर्कडन जो फ्रिक्शन का है तो माइनस म्यू एम बाई एल इंटू जी, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा एक्स डी एक्स का। और एक्स की लिमिट मतलब एलिमेंट कहां से चालू हो रहा है, किस एक्स से, जीरो से लेकर कहां तक बच्चों, एल, जीरो से लेकर एल अपॉन वन प्लस म्यू तक। अब आप सॉल्व करो तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन आएगा। वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना आ जाएगा बच्चों, देखो माइनस म्यू एम बाई एल इंटू जी, और यहाँ पे x का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा। देखिए एक्स स्क्वायर बाई टू, तो टू को तो हम बाहर लिख लेते हैं और इसकी लिमिट लगा देते हैं जीरो से एल अपॉन वन प्लस म्यू, है ना बच्चों। अब इसको सॉल्व कर लो आप, लिमिट को तो सॉल्व कर ही सकते हो, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। देखिए तो माइनस म्यू एम बाई टू इंटू एल इंटू जी, और एक्स स्क्वायर लिखोगे तो ये एल स्क्वायर अपॉन वन प्लस म्यू का होल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर और एक एल ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, देखिए तो वर्क डन जो फ्रिक्शन है वो आ गया हमारा माइनस म्यू एम जी अपॉन टू एल
और ये ऊपर एक एल भी बचा है और नीचे बचा है 1 + म्यू का होल स्क्वायर। तो ये इस तरीके से आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन का वर्क डन, है ना। तो ये हमारा फ्रिक्शन का वर्क डन आ गया। सॉरी, एल एल तो कैंसिल हो गया, ये एल नहीं लिखना, 2 × 1 + म्यू का होल स्क्वायर, यही बचेगा, है ना। तो दिस इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक्चुअल में ये भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन रियलिटी में ये आया है, ये तो सब छोटे छोटे पार्ट है उस क्वेश्चन के जो क्वेश्चन पूछा गया था रियलिटी में। उन्होंने कहा कि भाई यही सिचुएशन है, सही है। आपको एक्चुअली में उस क्वेश्चन में ये बोला था कि जब चेन वर्टिकल हो जाएगी, चेन खिसक जाएगी, जब इतनी लेंथ पे है और स्लाइड जर्क लगेंगे, तो इस चेन की वेलोसिटी क्या होगी। एक्चुअल में क्वेश्चन ये था, फाइंड स्पीड स्पीड ऑफ चेन व्हेन इट बिकम्स वर्टिकल, ये क्वेश्चन है एक्चुअल में। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले आपको ये सब तो आना चाहिए, नहीं तो आप कैसे निकालोगे। अब क्योंकि यहाँ वर्क डन बाय फ्रिक्शन है और ग्रेविटी भी है, तो आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन है, नॉन कंजर्वेटिव है। और वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब फ्रिक्शन का वर्क डन निकालना जरूरी था। तो ये निकालना आना चाहिए पहली चीज तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। और जो लेंथ रखी हुई थी 1 + L/1 + म्यू, ये समझ में आना चाहिए था कि ये मिनिमम लेंथ है जिसपे ये चेन रुकी हुई है। तो स्लाइड जर्क का मतलब आपको समझ में आना चाहिए था कि तुरंत खिसकना चालू हो जाएगी, है ना। तो जब तक ये दोनों चीजें नहीं पता होगी तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते। अब आप सॉल्व कर सकते हो भाई, जब ये वर्टिकल हो गई है तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है बच्चों इसमें, कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यही होता है ना वर्क एनर्जी थ्योरम। तो अगर आप यहाँ पे इसको अप्लाई करोगे तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमने अभी निकाला, -μmgL/2 1 + म्यू स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर उसके बाद अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो इसकी वेलोसिटी v हो चुकी है तो ½ mv², ये निकालना है, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो इनिशियल सॉरी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे है बच्चों, ये टोटल l लेंथ है तो ये हो जाएगा L/2। तो जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो टोटल मास इसमें फिक्स कर दो mg, और लेंथ ले लो, सेंटर इस कंसंट्रेट कर लो L/2 पर। माइनस इसलिए क्योंकि रेफरेंस लेवल इसको माना है तो नीचे है रेफरेंस लेवल से, तो L/2। फिर बीच में माइनस साइन है ना बच्चों। और यहाँ पे फिर आपको लिखना है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियल तो रुका हुआ था जर्क देते समय तो ये 0 है, और माइनस जो है यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे प्लस, फिर आप देखो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये रेफरेंस लेवल तो इसी को माना है, तो जो लेंथ ऊपर है चेन की उसकी वजह से क्या नहीं है, उसकी वजह से आपका पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, जो लटकी हुई चेन है उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी। तो ये लटकी हुई चेन की लेंथ कितनी है बच्चों, टोटल लेंथ L है और ऊपर L/1 + म्यू रखा हुआ है, तो नीचे जो लटकी हुई चेन है वो L - L/1 + म्यू हो जाएगा बच्चों। तो ये यहाँ आएगा तो L + म्यू L हो जाएगा, तो L और L कैंसिल हो जाएगा, तो ये लेंथ बचेगी μL/1 + म्यू। देखो आप, L और L कैंसिल हो जाएगा तो L μL/1 + म्यू बचेगा। तो सेंटर ऑफ मास इस लटकी हुई चेन का आधी दूरी पे होगा, आधी दूरी पर ये, तो इसकी आधी दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, μL/2 1 + म्यू। देखो ये आएगा, तो ये लेंथ पे आप पोटेंशियल एनर्जी लिखो तो नेगेटिव आएगी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ऊपर वाली चेन का तो है नहीं, इस वाली चेन का है, और इसका मास m2 है, m2, तो इसका मास भी आपको लिखना पड़ेगा भाई m2। तो m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, मास पर यूनिट लेंथ इनटू दिस लेंथ, जो ये टोटल लेंथ है, तो μL/1 + म्यू। तो यहाँ से L और L जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो देखो आपकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, मास जो है m2 वो कितना आ गया बच्चों, μ/m/1 + म्यू और मल्टीप्लाइड बाई m/g इंटू लेंथ। तो नीचे लेंथ कितनी है बच्चों, और यहाँ माइनस साइन कर दो क्योंकि ये नीचे है रेफरेंस लेवल से। तो हाइट जो है वो है μL/2 इंटू 1 + म्यू, तो μL/2 1 + म्यू। अब बच्चों सॉल्व करना आपका काम है। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से फाइनल वेलोसिटी ऑफ चेन मिल जाएगा। ये सवाल पूछा गया था, तो आप सोचो कितना खतरनाक सवाल है। इसके लिए पहले आपको ये बेसिक्स आने चाहिए।
अगर आपको वर्डन ही नहीं पता है, आपको पता ही नहीं है कि मिनिमम लेंथ ऑफ द चेन क्या है, तो फिर ये सवाल आप नहीं कर पाओगे। उसके बाद फिर इसको यहीं पे नहीं छोड़ना है, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो एक लंबा सा आंसर आता है, आप करके देख लेना, है ना। मैंने यहाँ तक आपको चीजें जो है वो बता दी, है ना। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, तो यहाँ से आपको वेलोसिटी v की वैल्यू मिल जाएगी, है ना बच्चों। तो आई होप आपको जो क्वेश्चन है और फ्रिक्शन वाला जो चेन का क्वेश्चन है वो क्लियर होगा, है ना। इस तरीके से सॉल्व किया जाता है।